वेलकम टू तेज एजुकेशन। मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा हेतु साइंस के टॉप क्वेश्चंस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला प्रश्न, जैसे कि पारसेक मात्रक होता है किसका, और इसी तरह से किलोवाट इकाई होती है किसकी। तो ठीक इसी तरह के हम शानदार प्रश्न इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारी लाइव क्लासेस का समय कुछ इस प्रकार है। पुलिस कांस्टेबल परीक्षा हेतु सभी लाइव क्लासेस हम उपलब्ध करा रहे हैं और पीडीएफ भी हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है। जी हाँ, एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है। तो सबसे पहली बात ये आती है कि माइक्रोमीटर होता क्या है। तो भैया जी, माइक्रोमीटर एक इकाई होती है जिसका उपयोग कोण एवं विस्तार नापने के लिए करते हैं। क्या? कोण एवं विस्तार मापने के लिए जो है माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। ओके, और एक माइक्रोमीटर बराबर होता है भैया 1 × 10⁻⁶ मीटर के। ओके, इसके 1 × 10⁻⁶ मीटर के बराबर होता है एक माइक्रोमीटर। अगला प्रश्न है कि खेल में प्रयुक्त होने वाला समय मापन उपकरण माप सकता है क्या। बताएं, खेल में प्रयुक्त होने वाला जो समय मापन उपकरण होता है यह क्या माप सकता है। 1 सेकंड का 10 लाखवां भाग, या फिर इस 1 सेकंड का 100वां भाग, या 1 सेकंड का 1 अरबवां भाग, या फिर 1 सेकंड को ये माप सकता है। तो आप हमेशा याद रखें कि खेल में प्रयुक्त होने वाला समय मापन उपकरण, खेल में प्रयुक्त होने वाला जो समय मापन उपकरण होता है यह 1 सेकंड के 100वें भाग को माप सकता है। किसको? 1 सेकंड के 100वें भाग को यह माप सकता है। अगला प्रश्न है, एक पोल की ऊंचाई को मापा जा सकता है किस में। बताएं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एक पोल की ऊंचाई को किस में मापा जा सकता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा, कोई भी पोल या खंभा जो रहता है, बिजली का जो खंभा रहता है, उसकी लंबाई को भाई कभी भी किलोमीटर में तो मापा ही नहीं जाता, ना सेंटीमीटर में। भैया इसकी लंबाई को मीटर में मापा जाता है। ये तो सामान्य से व्यवहारिक प्रश्न है, इसके लिए विशेष अध्ययन की आवश्यकता नहीं है कि भैया नहीं कि विशेष स्टडी की आवश्यकता। एक कॉमन मैन भी इसका आंसर बता सकता है। तो ऐसे व्यवहारिक प्रश्न भी कई आपको देखने को मिलेंगे साइंस विषय में। प्रश्न है कि पृथ्वी से तारों की दूरी को आसानी से निम्न में से किस इकाई में व्यक्त कर सकते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भैया जी, पृथ्वी से तारों के बीच की जो एक दूरी है, इसे हम मापने के लिए क्या यूज कर सकते हैं। बिल्कुल भाई, तो इसका सही जवाब होगा कि इन तारे और पृथ्वी के बीच की दूरी को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ लेता है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है। तो भैया जी, प्रकाश वर्ष दूरी को मापने की इकाई होती है। किसको? दूरी को मापने की इकाई प्रकाश वर्ष होती है। अगला प्रश्न है, कोणीय विस्थापन की एसआई इकाई निम्न में से कौन सी है। बताएं, कोणीय विस्थापन की एसआई इकाई निम्न में से कौन सी है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि कोणीय विस्थापन की जो एसआई इकाई है यह रेडियन होती है। भैया क्या होती है? कोणीय विस्थापन की जो ऐसी एसआई इकाई होती है यह रेडियन होती है। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पारसेक मात्रक होता है किसका। बताएं, पारसेक किसका मात्रक होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि पारसेक मात्रक होता है भैया समय का, या फिर वेग का, दूरी का, या फिर कोण का। तो आप हमेशा याद रखें कि पारसेक मात्रक होता है दूरी का। किसका? दूरी का मात्रक होता है भैया जी पारसेकों के। विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि धारा की इकाई क्या होती है। धारा की इकाई क्या होती है, बताएं। तो आप हमेशा याद रखें, धारा की इकाई एम्पियर होती है, या कूलम होती है, वोल्ट होती है, या फिर वॉट होती है। आप याद रखिएगा कि जो धारा की इकाई होती है भैया, जो धारा की इकाई होती है वो क्या होती है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल भाई, धारा की इकाई एम्पियर होती है। क्या होती है? एम्पियर होती है। आगे बढ़ते हैं। अब धारा की इकाई के साथ साथ भैया कुछ अन्य प्रमुख राशियां भी हैं जिनकी मात्रक या फिर इकाई क्या होती है। तो देखिएगा, विद्युत धारा, जैसे कि विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है भैया कैंडेला, कोण का मात्रक होता है रेडियन, आयतन का मात्रक होता है घनमीटर, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, और विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, बल का मात्रक होता है न्यूटन, और शक्ति का मात्रक होता है भैया वॉट।
ओके, तो ये पूरे के पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए तैयार हो जाते हैं। जी हाँ, कोई भी प्रश्न इनमें से पूछा जा सकता है और पूरे के पूरे, जैसे कि अभी आपने देखा था कि विद्युत धारा का जो मात्रक क्या होता है वो क्या है, एम्पियर होता है, या विद्युत धारा की इकाई क्या है, एम्पियर होती है। पुलिस कांस्टेबल में ही पूछा गया है। और प्रश्न ये भी पूछा गया कि किलोवाट घंटा किसकी इकाई होती है। तो और भी हम इकाइयाँ देखेंगे। चलिए, जैसे कि अगला प्रश्न है कि किलोवाट घंटा किसकी इकाई होती है। तो भाई ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं पुलिस परीक्षा में। ओके, तो रट लेना है बिल्कुल पूरे प्रश्नों को। हमेशा याद रखिएगा कि जो किलोवाट घंटा होता है या किसकी इकाई होती है भैया, तो किलोवाट घंटा जो है विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है। किसकी? विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है किलोवाट घंटा। ओके, विकल्प बी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उससे पहले देखिए कुछ अन्य राशियां हैं और उनके मात्रक हैं। जैसे कि लंबाई का मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, समय का मात्रक होता है सेकंड, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और बल का मात्रक होता है मेरे भैया क्या, न्यूटन। क्या होता है? बल का मात्रक न्यूटन होता है। बिल्कुल, तो सभी प्रश्न आपके क्लियर हुए। अब आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। जैसे कि सबसे पहला प्रश्न है कि एक तारा पृथ्वी से 12 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। एक तारा पृथ्वी से 12 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, तब इस तारे से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को कितना समय लगेगा? बताएं भैया। जब एक तारा पृथ्वी से अगर 12 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, तब प्रकाश को पृथ्वी तक आने में जो समय लगेगा भैया वह 12 वर्ष ही लगेगा। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि भैया एक प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक प्रकाश वर्ष का अर्थ होता है प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। ओके, एक प्रकाश वर्ष, एक साल में प्रकाश जो दूरी चलेगा वह एक प्रकाश वर्ष होता है। अब यहाँ पर 12 प्रकाश वर्ष है तो भैया 12 साल लगेंगे उस दूरी को तय करने में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, और प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? तो प्रकाश वर्ष भैया दूरी की इकाई होती है, दूरी मापने की। ओके, ये प्रश्न पूछ लेता है किसकी? दूरी मापने की। आगे प्रश्न है, आकाश का नीला रंग किस कारण से होता है? बताएं, आकाश का जो नीला रंग है यह किस कारण से होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप हमेशा याद रखिएगा। आकाश का जो नीला रंग है भैया यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का नीला रंग होता है। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। आकाश का नीला रंग क्यों होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का नीला रंग होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई दफ़ा ये प्रश्न पूछा जाता है, अपने जहन में बसा लो, बिल्कुल गलती से भी गलत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि एक प्रिज्म का प्रयोग सफ़ेद प्रकाश को उसके घटक रंगों के विसर्जन कम करने में होता है। प्रिज्म के आधार के रंग के सबसे करीब जो रंग प्रतीत होता है वह कौन सा रंग है? तो भैया प्रिज्म के आधार के सबसे करीब जो रंग होता है वह रंग होता है भैया बैंगनी। कौन सा होता है? बैंगनी रंग होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि लेंस का प्रयोग जो है व्यापक रूप से चश्मे में किया जाता है। क्यों किया जाता है? बताएं। लेंस का प्रयोग व्यापक रूप से चश्मे में क्यों किया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो आप हमेशा याद रखें कि लेंस का प्रयोग व्यापक रूप से चश्मे में इसीलिए किया जाता है ताकि नेत्र दोषों का संशोधन हो सके। ताकि क्या हो सके? नेत्र दोषों का संशोधन हो सके मेरे भैया। ओके, नेत्र दोषों का संशोधन हो सके, इसीलिए क्या है, व्यापक रूप से जो है लेंस का प्रयोग चश्मे में किया जाता है। ओके, व्यापक रूप से लेंस का प्रयोग चश्मे में इसीलिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक वक्र दर्पण का सबसे सामान्य उदाहरण कौन सा है? एक वक्र दर्पण का सबसे सामान्य उदाहरण कौन सा है? सबसे पहला विकल्प है समतल दर्पण, दूसरा है पश्चदर्शी दर्पण, तीसरा है गोलीय दर्पण, चौथा है शीशा। हमेशा याद रखें, एक वक्र दर्पण का जो सबसे सामान्य उदाहरण है, एक वक्र दर्पण का जो सबसे सामान्य उदाहरण है वह है भैया गोलीय दर्पण। ओके, गोलीय दर्पण जो होता है वह एक वक्र दर्पण का सबसे सामान्य उदाहरण होता है। अगला प्रश्न है, वह परिघटना जिससे हम अपने आसपास की विभिन्न वस्तुओं को देख सकते हैं क्या कहलाती है? बताएं। वह परिघटना जिससे हम अपने आसपास की विभिन्न वस्तुओं को देख सकते हैं वह परिघटना क्या कहलाती है?
वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो आप हमेशा याद रखें, ऐसी परिघटना जिससे हम अपने आसपास की विभिन्न वस्तुओं को देख सकते हैं, ऐसी परिघटना जिससे हम अपने आसपास की विभिन्न वस्तुओं को देख सकते हैं, यह परिघटना कहलाती है भैया क्या? नियमित परावर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है? नियमित परावर्तन कहलाती है। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एक उदग्र प्रतिबिंब को क्या कहा जाता है? एक उदग्र प्रतिबिंब को क्या कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि एक उदग्र प्रतिबिंब को कहा जाता है ऊर्ध्वशीर्षी। क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वशीर्षी कहा जाता है। ओके, और उदग्र प्रतिबिंब होता क्या है? उदग्र प्रतिबिंब होता क्या है? तो भैया जी, उदग्र प्रतिबिंब वह होता है जो कि दर्पण के सामने रखी वस्तु या फिर मानव का सीधा प्रतिबिंब बनाता है और शीर्ष के धर ऊपर की ओर होता है। ओके, और शीर्ष ऊपर की ओर होता है। अगला प्रश्न है, एक दर्पण से परावर्तन के लिए आपतन कोण 45 डिग्री पाया गया है। परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच का कोण क्या होगा? तो इसका सही जवाब है कि परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच का जो कोण है यह 90 डिग्री होगा। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभाजित होता है भैया किसके द्वारा? बताएं, श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभाजित किसके द्वारा होता है? तो आप हमेशा याद रखें, अभी हमने देखा था कि श्वेत प्रकाश जो है प्रिज्म के द्वारा 7 रंगों में विभाजित होता है, और प्रिज्म के सबसे आधार में कौन सा रंग होता है? तो बैंगनी रंग जो है प्रिज्म के आधार में होता है। कौन सा? बैंगनी रंग जो है प्रिज्म के आधार में होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश बना होता है किसका? तो भैया जी, जो श्वेत प्रकाश होता है ना, यह 7 रंगों का बना होता है। किसका? 7 रंगों का बना होता है श्वेत प्रकाश। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा हो सकता है? बताएं, एक अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वह कैसा हो सकता है? तो आप हमेशा याद रखें कि एक अवतल दर्पण के द्वारा जो निर्मित प्रतिबिंब होता है वह वस्तु से छोटा या फिर बड़ा हो सकता है, वास्तविक भी हो सकता है या फिर आभासी भी हो सकता है। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। कैसा? छोटा या बड़ा हो सकता है वस्तु से, आभासी या वास्तविक हो सकता है भैया अवतल दर्पण के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब। अगला प्रश्न है, एक समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण गिरती है और उसी दिशा में उसकी छाया भी पड़ती है, तो आपतन कोण कितना है? प्रश्न को समझिएगा, एक समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण गिरती है और उसी दिशा में उसकी छाया भी पड़ती है, तो आपतन कोण कितना है? तो भैया जी, जब कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और अपने मार्ग से अगर किरण विचलित हो जाती है तो पहले माध्यम पर आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को कौन सा कोण कहते हैं भैया? आयतन कोण कहते हैं। कौन सा? आयतन कोण कहते हैं। ओके, आयतन कोण कहते हैं। यदि समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण गिरती है और वह उसी दिशा में छाया भी पड़ती है तो आपतन कोण भैया 0 डिग्री होगा। कितना होगा? 0 डिग्री होगा। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। जी हाँ, विकल्प डी इसका सही जवाब है। आप बने रहें तेज एजुकेशन के साथ। इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें भैया, आप पूरे के पूरे PDF के लिए, और हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, तेज एजुकेशन ऑफिशियल।